जो पहला टॉपिक है हमारा, ओके, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो अब देखें लुईस थ्योरी जो है ये हमारे पास सीक्वेंस में आखिर में आती है, यानी कि पहले तो आर्हीनियस आई। अब सबके कॉन्सेप्ट आपको जहन में होने चाहिए। आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि भाई वाटर में जाने के बाद अगर H पॉजिटिव मिल रहा है तो ठीक है, H पॉजिटिव बेटा ये जो है वो 10 यानी कि मैट्रिक क्लास है, ठीक है। तो अच्छा ईजान बोल रहे हैं 8 क्लास है ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्लास अभी जो है ना वो मैट्रिक की चल रही है भाई। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि पहले आर्हीनियस आया। आर्हीनियस ने एसिड का कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी में जाके H पॉजिटिव दे, सही, वो हमारे पास एसिड है। अगर OH नेगेटिव दे तो वो हमारे पास क्या है, बेस है। फिर जब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी आया तो उसने प्रोटॉन के हवाले से समझाया कि भाई अगर कोई भी चीज़ प्रोटॉन को डोनेट कर रही है, दे रही है, तो वो एसिड है, और अगर प्रोटॉन जो है वो गेन कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो वो बेस है। ठीक है भाई। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्या नाम है, लुईस का जो कॉन्सेप्ट है, सही है, ये दिया गया था 1923 के अंदर। तो इसने जो है वो एसिड और जो बेस है उसके हवाले से समझाया। पहले एसिड को हम देख लेते हैं। तो एसिड के हवाले से जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्या है भाई, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। सही, यानी कि यहाँ पे अब जो हमने डेफिनेशन पढ़नी है वो हमें इलेक्ट्रॉन के पेयर के हवाले से पढ़नी है। तो इसने कहा कि भाई एसिड आर दो सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट, यानी कि एसिड आर द एक्सेप्टर, एसिड आर द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ऑफ व्हाट, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि एसिड हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं, सही, एसिड हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं, सही, जो कि क्या होंगे, सही, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर के एक्सेप्टर्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो एसिड है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बेसिस। बेसिस क्या होगा, अब चूंकि हमने पिछली दो के अंदर यही चीज देखी है, तो अब बेसिस हमारे पास क्या हो जाएंगे कि बेसिस हमारे पास वो सब्सटेंसेस हो जाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। सही, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बेस आर दो सब्सटेंसेस दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। सही, तो अगर कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले तो वो हमारे पास क्या होंगे, सही, एसिड होंगे। और कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, सही, वो हमारे पास क्या माने जाएंगे, वो हमारे पास बेस माने जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अबू भाई क्या नाम है, फारूक पूछ रहे हैं लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कब होगा। भाई ये वाला जो लेक्चर है ये आने वाले कमिंग वीक्स के अंदर अपलोड हो जाएगा। इससे पहले 4 लेक्चर जो है वो अपलोड हो चुके हैं। अभी शायद एक लेक्चर जो हमारा रह गया वो इंशाल्लाह जो है वो इस वीक के अंदर अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगा, सही, और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो उसको आप देख लीजिएगा ताकि जो पिछले जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके पक्के हो जाएं फिर। ठीक है। अच्छा, तो एसिड आर द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सही, एंड बेसिस आर द डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। ठीक है। तो जहां पे हमने आर्हीनियस जो है, आर्हीनियस में जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, सही, वो किस हवाले से थी, वो थी कि भाई जो चीज H पॉजिटिव दे वो एसिड, और जो OH नेगेटिव दे वाटर सॉल्यूशन के अंदर, सही, वो हमारे पास क्या होंगी, बेस। अब जब हमने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी पढ़ा तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अंदर, सही, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अंदर जो है हमारे पास ये बात हमने समझी कि भाई अगर कोई भी चीज़, सही, अगर कोई भी चीज़ जो है क्या नाम है, प्रोटॉन डोनेट कर रही है तो वो एसिड हो जाएगा, और अगर कोई भी चीज़ प्रोटॉन को गेन कर रही है तो वो बेस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो किसके हिसाब से है, वो है इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई तीनों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए एसिड और बेस को डिफाइन किया है। सही, तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया इलेक्ट्रॉन पेयर के हवाले से। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, सही, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और कोई अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को
जो है वो डोनेट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी हम इसका जो है वो क्या नाम है रिएक्शन भी देखेंगे तो और अच्छे तरीके से हमारे पास ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से जो बेस हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं और किस तरीके से जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, अच्छा तो सही। अब मुंतहा ये बोलने के भाई सर H2O का बताइएगा बेटा, क्या बताना है H2O का, H2O का क्या चीज बतानी है? अच्छा सही है, तो ये तो हम इसके अंदर ही सीख लेंगे कि मुंतहा ये पूछ रही हैं कि सर H2O यानी कि जो वाटर है ये बेस किस तरीके से, ठीक है। तो अगर मुंतहा अगर आप ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की जो हमने एग्जाम्पल करी हुई है ना, अब बुक के अंदर भी है वो हमने यहाँ पे भी करी थी, ठीक है, उसके अंदर हम देखें तो वाटर का ये नेचर होता है कि वो H पॉजिटिव को अपने साथ जोड़ लेता है, यानी कि H पॉजिटिव को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अब H पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन को अगर कोई चीज एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या मानी जाएगी, वो बेस हो जाएगी ना, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के मुताबिक प्रोटॉन का एक्सेप्टर बेस है, तो वाटर जो है यानी कि H2O वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव बना लेता है। सही, H2O जब H को गेन करेगा तो क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव। सही, तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि वो इस तरीके से वो बेस माना जाएगा। सही, इस तरीके से वो क्या माना जाएगा बेटा, बेस माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। ठीक है, अब यहां पे भी सही, यहां पे भी आप उसी तरीके का एक जो रिएक्शन है वो आप देखेंगी और इसके अंदर ये समझेंगी कि वाटर जो है, वाटर H2O वो लुईस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी क्या है, बेस ही है, क्योंकि लुईस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रही है, डोनेट कर रही है, तो वो क्या है हमारे पास, वो बेस है। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि वाटर जो है ना, वाटर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब वाटर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये लुईस के मुताबिक भी क्या हो जाएगा, लुईस के मुताबिक भी ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं कि भाई ऐसा कैसे होगा। सही है, तो यहां पे एक रिएक्शन आप देखें, आपको समझ में आएगी चीज। ठीक है, अब फॉर सपोज हम ये सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास मौजूद है ये एक H पॉजिटिव। सही, क्या मौजूद है हमारे पास, ये एक H पॉजिटिव मौजूद है, H पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा अब ये H पॉजिटिव सर कहाँ से आया, अब भाई ये H पॉजिटिव किसी कंपाउंड से निकला होगा, जैसे कि भाई HCl है, अब उसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये H पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो हमने जो सिर्फ ये देखना है कि भाई H पॉजिटिव जो है वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा। सही है, और जो क्या नाम है वाटर है वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो यहां से हमें इसका एसिडिक और बेसिक नेचर पता चलेगा। सही है, तो इसको गौर से देखिएगा। तो ये H पॉजिटिव है, ये किसी भी कंपाउंड से निकल के हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम यहाँ पे देखें किसका स्ट्रक्चर, भाई वाटर का स्ट्रक्चर। अब वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, भाई वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। सही, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O। अब वाटर जो है ये है ग्रुप 6 का मेंबर है। सही, वाटर बोल रहा हूं भाई, ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन जो है सही ये हमारे पास ग्रुप 6 का मेंबर है। सही, तो इसके आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जितने हमारे पास जो ग्रुप नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके आखिरी शेल में मौजूद होते हैं। तो अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो क्या है कि भाई वाटर के जो आखिरी शेल है, वाटर का जो आखिरी शेल है उसमें चूंकि हमारे पास कितने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मौजूद है, भाई 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सही है, बड़ी रवा सिर्फ भाई 4 के होंगे, भाई 6 होंगे ना, क्योंकि ग्रुप नंबर 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 इस तरीके से हैं कि भाई यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है उन्होंने तो दो की पेयरिंग करी हुई है और लोन पेयर बनाया हुआ है। यहाँ पे ये एक पेयर में आ गया, ये एक पेयर में आ गया। सही, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर में आ जाते हैं तो फिर वो बॉन्डिंग में जो है वो हिस्सा नहीं लेते हैं। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चूंकि इन्होंने लोन पेयर बना लिया है। सही, हाँ कबीर मैंने देख लिया, कबीर
अभी ये बस एग्जाम्पल खत्म हो जाए उसके बाद मैं आंसर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इन्होंने चूंकि लोन पेयर बना लिया है, सही है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, सही है। अब बचे कितने भाई, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, सही है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इन्होंने पेयरिंग नहीं की हुई होती, सही है, तो ये अनपेयर्ड होते हैं, सही है, ये अनपेयर्ड होते हैं, तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। अब इसमें होता क्या है भाई, वाटर के अंदर होता ये है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, सही, ये हमारे पास जुड़ा हुआ होता है एक हाइड्रोजन के साथ, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जुड़ा हुआ होता है दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई ये जो ऑक्सीजन है इसकी एक वैलेंसी, सही है, एक वैलेंसी एक हाइड्रोजन के साथ है और दूसरी वैलेंसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ है, और ये जो 2 लोन पेयर्स हैं ये ऐसे ही मौजूद है हमारे पास, सही। तो यहाँ पे ये लोन पेयर्स आ गए। अब ये है हमारे पास H पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर है, वाटर का नेचर हमने पिछली 2 एग्जाम्पल्स के अंदर भी समझ रखा है कि वाटर जो है वो H पॉजिटिव को गेन करना पसंद करता है, यानी कि वो H पॉजिटिव को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो H पॉजिटिव है, सही, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने H पॉजिटिव की फॉर्मेशन भी आपको समझाई है कि H पॉजिटिव फॉर्म किस तरीके से होता है कि जब उसमें से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए, अब हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, अब अगर वो भी निकल जाए, सही है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा कि उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखो ना कि ये जो हाइड्रोजन है, सही, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस में शो कराया हुआ है, सही है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पे बॉन्डिंग करी हुई है। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन का ये क्रॉस में मैंने एक इलेक्ट्रॉन शो कराया हुआ है, तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके इन्होंने यहाँ पे बॉन्डिंग करी हुई है। तो बॉन्डिंग उस वक्त होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इस H पॉजिटिव के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अब यहाँ पे ये बॉन्डिंग किस तरीके से करेगा, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा, वो आपस में मिलेंगे तो बॉन्डिंग हो जाएगी, सही है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके पास तो एक जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, इसी की वजह से तो इसके पास ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब ये बेचारा जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच होना चाहेगा तो ये किस तरीके से अटैच होगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो H पॉजिटिव है ये जब इस वाटर मॉलिक्यूल के पास जाएगा तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा कि अपना ये जो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि बॉन्डिंग के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो ये बोलेगा भाई ये मेरा पूरा का पूरा आप इलेक्ट्रॉन पेयर आप ले लें, सही है, और इस इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए आप जो है वो क्या कर लें, बॉन्डिंग कर लें। तो इसके अंदर हमारे पास बोथ साइडेड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं होगी बल्कि वन साइडेड शेयरिंग होगी, बोथ साइडेड शेयरिंग नहीं हो रही बल्कि वन साइडेड शेयरिंग हो रही है, सही। अब वन साइडेड शेयरिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो O है और जो H है इनके दरमियान में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ये 9th क्लास के अंदर आपने समझा हुआ है कि भाई अगर वन साइडेड शेयरिंग हो और बॉन्ड फॉर्म हो तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड को हम क्या कहते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वन साइडेड शेयरिंग होती है। वेरी गुड गुंशा, सही, कोऑर्डिनेट कोवलेंट, सही, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे बोथ साइडेड शेयरिंग है, और ये जो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, सही, इस हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे बोथ साइडेड शेयरिंग है। लेकिन अब ये जो पेयर है, सही, ये पूरा का पूरा पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट हुआ है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो इसका मतलब यह है कि भाई यहाँ पे वन साइडेड शेयरिंग हो रही है, इसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। अब वन साइडेड शेयरिंग जब भी होती है, सही, तो उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो द नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस H पॉजिटिव आयन इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, सही। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा कि भाई ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, तो कोवलेंट बॉन्ड सिंगल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट होता है, ये बात आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ी है। तो यहाँ पे भी सिंगल शॉर्ट लाइन आ जाएगी, सही है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो एरो से रिप्रेजेंट होगा,
ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, सही। तो वो एरो से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा, और इस पूरे के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है। अब उसके अंदर चूंकि H पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो उसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, सही है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट कर रहा है, सही है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। सो बाय दिस एग्जांपल वी कैन सी कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर है। सो दैट मीन्स कि ये जो है ये बेसिक नेचर रखता है और ये हमारे पास जो है ये एसिडिक नेचर, यानी कि H पॉजिटिव जो है ये एसिडिक नेचर रखता है अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपने ये देख लिया कि वाटर किस तरीके से अपने दो जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, सही है, वो शेयर करके यहाँ पे हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लेते हैं और क्या बना लेते हैं, एक H3O आयन, यानी कि मॉलिक्यूलर आयन बना लेते हैं, सही है। अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आ गया। और जो बीच में बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, अच्छा क्योंकि एग्जाम्पल चल रही है तो उसके अंदर मैं जवाब नहीं दे रहा होता, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो अब जो है वो जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ लें, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें, ताकि फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। साथ निजामी पूछ रहे हैं कि भाई लुईस का कॉन्सेप्ट सर बुक में भी, जाहिर सी बात है बुक में है तभी तो पढ़ रहे, तब डिटेल में, अगर बुक में नहीं होता तो डिटेल में थोड़ी पढ़ते हैं, सही है, बुक में हैगा, ठीक है। अच्छा, अब बरीरावासी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। बरीरावासी बोल रही है कि सर इन तीनों में से ट्रू कौन है, यानी कि सही कौन है, सही। तो बरीरावासी मैंने शुरू क्लास से आपको क्या बताया कि तीनों कॉन्सेप्ट सही हैं, तीनों कॉन्सेप्ट सही हैं, सिर्फ फर्क क्या है कि तीनों ने एसिड और बेस को अलग अलग प्रॉपर्टी के जरिए समझाया है। आर्हेनियस ने अलग प्रॉपर्टी, लॉरी ब्रॉन्सेस ने अलग प्रॉपर्टी, और जो हमारा ये लुईस है इसने अलग प्रॉपर्टी यूज करी है, ठीक है। तो तीनों सही हैं, लेकिन तीनों की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि तीनों ने कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज से समझाया है, सही है। तो इस वजह से जो वो तीनों सही माने जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, बरीवासिफ का क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा और कोई, अच्छा कबीर का सवाल है सर D2O एसिडिक है या बेसिक है, सही। अच्छा, D2O का मतलब है कि आपने यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका आपने सेकंड आइसोटोप यूज़ किया हुआ है, ड्यूटेरियम, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही। अगर वो है तो हाइड्रोजन ही ना, तो वो जो है हमारे पास, अगर आप लुईस और लॉरी ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बात करें तो वो भी हमारे पास बेसिक माना जाएगा, सही। अब उसमें आप प्रोटियम यूज़ कर लें या ड्यूटियम यूज़ कर लें, नेचर तो वही रहेगा ना हमारे पास, सेम ही रहेगा, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन, कबीर? अच्छा, कबीर के क्लियर हो गया है। अच्छा, और कोई बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से, अच्छा इस इक्वेशन से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, है भाई? ओके हो गया भाई, ठीक है, सही है। तो इज़ान की भी समझ में आ गया है, साथ निज़ामी, भैया वासिफ, ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो अब जल्दी से, अच्छा अब इसकी, ठीक है, लिमिटेशन। अब आपने देखा होगा पिछले जो हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं उन कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने ये बात देखी कि हमने जो है वो आखिर में कुछ लिमिटेशन समझी, सही। लिमिटेशन का मतलब क्या है कि मैंने आपको बताया कि भाई तीनों ही सही है ना, जब तीनों सही हैं, ठीक है, तो लेकिन क्या है कि तीनों ने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है, तो इसका मतलब है कि तीनों की कोई ना कोई लिमिटेशंस होंगी कि इस लिमिट तक ये सही रहेगी, इस लिमिट तक ये सही रहेगी, इस लिमिट तक ये सही रहेगी, सही। तो जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, अभी आज की क्लास में भी जिक्र किया था कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सही, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक हमारे पास एसिडिक नेचर रखता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर H नहीं है, सही है, तो वो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट से क्या है, आर्हेनियस के लिमिट से क्या है, आउट है, सही है। तो वहाँ तक जो है वो लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस लग जाती है, सही है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे अब क्या है हमारे पास कि भाई इसके अंदर लिखा है इट कुड नॉट एक्सप्लिसिट द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की
जो एनर्जी रिलीज हो रही है या गेन हो रही है या फिर कोई भी एनर्जी का जो भी हमारे पास रिलेशन है, सही, वो इस टॉपिक के अंदर हमें नहीं मिलता। यानी कि आपने पूरे लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके अंदर आपने सारी की सारी चीज़ें जो है वो किस हवाले से समझी, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन के पेयर, इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, सही, उसका गेन और उसके लॉस के हवाले से आपने जो है वो समझी। इसके अंदर कहीं पे भी आपने जो है वो एनर्जी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई जिक्र ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो लुईस है, सही है, इसमें एक लिमिट ये है कि भाई यहाँ पे जो रिलीज ऑफ एनर्जी है इससे रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। यानी कि जब बॉन्ड बनता है या जब बॉन्ड टूटता है तो उस वक्त कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी एनर्जी जो है वो गेन हो रही है, तो इससे रिलेटेड हमें कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं मिलता। से फिर दूसरा है, इट कुड नॉट क्लेरिफाई द शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। सही, अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं मिलती। हमने सिर्फ ये देखना है इसके अंदर कि कौन सा जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है और कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है, इसके हवाले से हमें लुईस कॉन्सेप्ट के अंदर भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर इसके बाद जो हमारी तीसरा है, लास्ट, सही, वो ये है, ठीक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, सही, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सही है। तो अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाऊं तो प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये जो सारी हमारी डिस्कशन हुई थी कि भाई यहाँ पे हमारे पास ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब इसने इसके साथ शेयर किया तो यहाँ पे क्या बन गया भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि भाई इसके अंदर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और सॉरी ये जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारी मैंने आपको नेचर बताई, डिस्कस करी आपके साथ, सही है, और ये आपके बुक में एक्सप्लेनेशन के अंदर भी है। लेकिन लुईस की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर इसका कुछ भी जिक्र नहीं है, सही। तो लुईस के कॉन्सेप्ट में इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में किस तरीके की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, सही है, उसका भी हमें जो है वो लुईस के कॉन्सेप्ट के अंदर पता नहीं चलता, सही है। तो ना तो रिलीज ऑफ एनर्जी के हवाले से हमें कुछ पता चलता है, ना ही शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के हवाले से हमें कोई पता चलता है, और ना ही उन एटम्स के दरमियान में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं यानी कि जो बॉन्डिंग्स हैं उसके हवाले से भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं मिलती। तो ये हमारे पास तीन जो है वो लिमिटेशंस हैं, सही है, जो कि लुईस कॉन्सेप्ट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी लिमिटेशंस हैं ये भी क्या हो गई भाई, मुकम्मल हो गई, सही है। तो यहाँ पे जो लुईस कॉन्सेप्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके हो तो जल्दी से, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन है वो आप पूछ लें, और फिर इसके बाद जो है वो हम नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे जल्दी से। ओके भाई, बरीरा वासिफ ने बोला है कि भाई उसको सारा समझ में आ गया है, सही है, ओके। आगे और बच्चे भाई जिनको समझ में आ गया वो ओके लिख दें, सही है, और जिनको कोई भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है।